Hello, students. Today we are going to start a new chapter of human physiology of 11th standard. And as you know, human physiology is one of the highest weightage unit, not only for your school exams, but for the NEET point of view also. So, in the first chapter of human physiology, we are going to start with breathing and exchange of gases. Okay. तो आई थिंक ये जो चैप्टर है जिसमें से पहले तो हम हेडिंग को जस्टिफाई करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे जाएंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज ब्रीदिंग. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ब्रीदिंग. ओके. ब्रीदिंग क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. ये दो क्वेश्चन है जिससे हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है. देखिए, आप सब लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं. ये जो इवेंट है, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या है. क्या ये ब्रीदिंग है या ये रेस्पिरेशन है. तो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है. ब्रीदिंग का मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज टूटने पर हमें एंड प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे रिएक्शन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन. ठीक है. तो इसका मतलब आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक कि ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हियर. इसी वजह से हमें ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन रखना होता है. ओके. सो ऑक्सीजन नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली सप्लाइड. एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट की तरह हमारी बॉडी से रिलीज होता है. ओके. सो इन दिस सेंस, can I say the mechanism of breathing, or can I define the mechanism of, can I define the definition of breathing in such a way that the exchange of oxygen from the atmosphere, from the atmosphere and releasing of carbon dioxide, carbon dioxide out of the cell is breathing. ओके. तो बच्चों, ब्रीदिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गैस का एक्सचेंज होना, जहां पे हम अदला बदली करते हैं. मतलब एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन लिया एंड इन प्रेजेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज ग्लूकोज, इज ब्रोकन डाउन एंड वी आर गेटिंग द एंड प्रोडक्ट एज द गैस कॉल्ड CO2. तो इसका मतलब हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और CO2 रिलीज किया. सो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस involving oxygen and CO2 is the breathing process. Okay. अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ये तो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं. रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रीदिंग का मतलब हम यहाँ ऑक्सीजन का लेना, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. ओके. जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. ओके. सो इफ आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रेकडाउन, सिंथेसिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है. ओके. और आपने जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है तब वहां पे भी आपने देखा होगा कि ग्लूकोज बन रहा है. तो इसका मतलब कुल मिला के बोला जाए कि तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हैविंग अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम दो भाग में बांटते हैं. So this metabolic process is divided into two parts. And what are those? First is anabolism and the second is your catabolism. Now what is anabolism? जब कोई नई चीजों का निर्माण होता है, synthesis होता है. Okay, if there is synthesis of anything, then we are saying it is anabolism. जैसे अगर ग्लूकोज बन रहा है
फोटोसिंथेसिस में, तो इसका मतलब ग्लूकोज बना, मतलब सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म मतलब इफ समथिंग इज ब्रोकन डाउन, अगर कोई चीज टूट रहा है, जैसे ग्लूकोज अगर टूट रहा है, ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, इफ इट इज ब्रोकन डाउन रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, then that process is a catabolic process. Okay, so here by utilizing oxygen we are breaking the glucose to release CO2. That's why catabolism word can be used here. Okay, since oxygen is a very important part of this event, so we need to constantly maintain the supply of oxygen here. Okay, so this is about the introduction regarding breathing and how it is a anabolic process or it is a catabolic process that we had discussed. Okay, acha. So you all know that if we are saying we are reading the chapter that is respiration, so obviously or breathing, तो अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ओके, तो ये चीज को करने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको एक कोई माध्यम चाहिए? Yes, that is organ. So children, as breathing is a part of respiration and you know that for that we need a particular organ. So that organ is your respiratory organ. Okay, respiratory organs. So children, one very important line of NCRT that presence of respiratory organ depends upon two things. रेस्पिरेटरी ऑर्गन का प्रेजेंस दो चीज पर निर्भर करता है, क्या क्या? एक तो है प्राणी का आवास, दैट मीन्स द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म रिसाइड, दैट इज योर हैबिटेट. ओके, एंड देन सेकेंड इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मतलब वो कौन से लेवल को बिलोंग करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So please remember that the distribution of respiratory organ depends on these two parameter. One is habitat and other is the level of organization. Okay, so as we have various type of organisms present in our world, जिसमें हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक चीजें ही पढ़ना है जिसपे एनसीईआरटी फोकस कर रहा है, वो चीजें हमें ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम कितने भाग में बांटे हैं. ओके, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज रेस्पायरिंग थ्रू लंग्स, जैसे कि हम लोग, लाइक अस. ओके, सो दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर लंग्स इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. Okay, then second, suppose in place of the organ, if someone is respiring through gills, if any organism is respiring through gills, अगर गिल्स का इन्वॉल्वमेंट है, then in that case that type of respiration is called as branchial respiration. Branchial respiration. ओके, कैसे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ना गिल्स के थ्रू से होता है. देन कम्स नंबर 3, थर्ड, अगर कोई एक नम वाली सतह से रेस्पायर करता है, लाइक योर मॉइस्ट स्किन, इफ समवन इज रेस्पायरिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन, चिपचिपा स्किन. ओके, यू माइट हैव सीन अर्थवॉर्म, फ्रॉग. सो मॉइस्ट स्किन अगर इन्वॉल्व है, मॉइस्ट स्किन, then in that case that type of respiration is called as cutaneous respiration. That is called cutaneous respiration. Okay, then number 4, if any species is using trachea, अगर वो ट्रैकिया को यूज करके रेस्पायर करता है, यू नो, इन फर्दर टॉपिक ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज ट्रैकिया, बट इफ एनी स्पीसीज इज रेस्पायरिंग थ्रू ट्रैकियल मोड, then that type of respiration is called as tracheal respiration. Tracheal respiration. Okay, then comes number 5.
If someone is respiring through buccopharyngeal cavity, means pharynx and buccal cavity both are involved, then that type of respiration is called, so pharyngeal, that type of respiration is called as buccopharyngeal respiration. Pharyngeal respiration. आपने थोड़ा बहुत तो लोअर क्लासेस में सुना ही होगा, फेरिंग्स क्या होता है, डाइजेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बकल ब्यूकल कैविटी क्या होता है। तो जो प्राणी उसको यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ये थे आपके बेसिक क्लासिफिकेशन जिसपे ऑर्गन्स का यूज किया जा रहा है। बट एनसीईआरटी हैज आल्सो साइटेड सम एग्जांपल्स जो आपको याद रखना है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात करते हैं लंग्स की, पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, तो आप सबको पता है दैट ऑल द मैमल्स लाइक अस वी आर रेस्पायरिंग थ्रू व्हाट, पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन लंग्स के केस पे। ठीक है, फ्रॉग के केस पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब एडल्ट फ्रॉग हो जाता है तो उस केस पे फिर लंग्स की बात होती है, एंड इफ इट इज इन द लार्वल स्टेज देन इट हैज गिल्स, but once adult then it will be lungs and moist skin, both are involved. Okay, fine. So then comes gills. In case of gills we have aquatic arthropods and mollusk. Okay, aquatic arthropods and mollusk, ये आपने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं, इंसेक्ट्स कैटेगरी आपने पढ़ा है, लार्जेस्ट फाइलम होता है ये एनिमल किंगडम का। एंड यू नो व्हाट आर मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम वो मोलस्क में आते हैं। दे हैव गिल्स, ब्रैंकियल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देन कम मॉइस्ट स्किन, अगर हम क्यूटानियस की बात करते हैं, नम सतह, मॉइस्ट स्किन। देन हियर वी हैव द एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म, और यहाँ पे फ्रॉग भी आएगा। Okay, then comes trachea. If I'm saying about trachea, then please mark children, all the insects comes under the tracheal system. But यहाँ पे भी एक exception है, there is an exception, that is your cockroach. In case of cockroach, because cockroach is also an insect, but cockroach के पास एक specialized respiratory organ होता है जिसे हम कहते हैं spiracles. That is called as spiracles. ओके, क्लियर। अच्छा, अब बक्कोफेरेंजियल की बात करें तो बक्कोफेरेंजियल में फ्रॉग भी आएगा, बट दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन कि ये भी एक मोड है। नाउ कम्स, अब तक हमने जितनी भी बात की वो सब तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात की, बट हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं। तो व्हाट अबाउट देम, क्या वो रेस्पायर नहीं करते? जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, तो उनके केस में क्या होता है ना, दे हैव सिंपल डिफ्यूजन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर 6, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनवर्टिब्रेट्स, देन लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास होता है सिंपल डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन मोड से वो क्या करते हैं, दे एक्सचेंज देयर गैसेस। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Children, you know that as we are reading breathing and exchange of gases and that is human physiology, so हम सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को याद करेंगे फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारा मेन फोकस रहेगा ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सो वी विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Okay, so human respiratory system you all might have read in your lower classes. Since the word system is involved, so definitely there won't be a single organ involved. यहाँ पे group of organs involved हैं. Okay, और इन सब group of organs के बीच में जो master organ है वो है आपका lungs या फेफड़े. Okay, so let's start now. Just I am sharing one slide so that your concept will be much more clear. So children, just have a look towards this.
Okay, children. I think you all can easily see my slide. So let me start. As we are discussing about this all we had discussed, we had seen, ये देखिए ये सब हमने already discuss किया हुआ है, that how the various type of respiratory organ are present in the organisms. हमने earthworm, leech, amphibians, इन सब में moist skin होता है, ये हमने discuss किया. Okay, leech एनालिडा फाइलम में आता है, उनमें भी मॉइस्ट स्किन होता है. देन कम्स योर जनरल बॉडी सरफेस लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दे हैव जनरल बॉडी सरफेस थ्रू विच सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो रेस्पायर करते हैं. ओके, देन कम्स, आई हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट द ट्रैकियल ट्यूब्स. आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, मेनी इंसेक्ट्स, यू नो, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा में जाते हैं एंड दे यूज टू रेस्पायर थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स. बट देयर इज एन एक्सेप्शन विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, मैंने बताया कि कॉकरोच के केस में स्पाइरेकल्स होता है. देन कम्स गिल्स. जो प्राणी गिल्स को यूज करता है, जैसे कि टेडपोल हो गया, लार्वी ऑफ फ्रॉग, उसके बाद फिशेस हो गए, मतलब वही एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क के केस में हम गिल्स की बात करते हैं. क्रुस्टाशियन फैमिली में प्रॉन्स भी जाता है और प्रॉन्स भी गिल्स के थ्रू से रेस्पायर कर रहा है. देन कम्स, अब हम आते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं. सो चिल्ड्रन, यू ऑल माइट हैव रेड दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल ऑर्गन, रादर उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं. ओके, तो वो कौन कौन से ऑर्गन है? अब आप सब जानते हैं कि आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विथ व्हाट? द फर्स्ट पार्ट इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. ये नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, जिसे आप नेजल सेप्टम, मतलब बीच में ये आपका सेप्टम है जो डिवाइड कर रहा है, ये है आपका नॉस्ट्रल्स. ओके, ये नॉस्ट्रल जाके फिर आगे खुल जाएगा इनटू द नेजल पैसेज. मतलब नॉस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे हम तो नेजल पैसेज में पहुंच जाएंगे. नॉस्ट्रल क्या है ना? नॉस्ट्रल इज द ओपनिंग, ओके, विच स्टार्ट्स योर रेस्पिरेटरी पाथवे. और ये आपके अपर लिप्स के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉस्ट्रिल. आप देख पा रहे होंगे ये एक और ये एक, सो वन पेयर नॉस्ट्रिल है एंड देन इट इज ओपनिंग इनसाइड द नेजल चैम्बर. ओके, और नेजल पैसेज. देन नेजल पैसेज से हम चले गए तो एक लंबा खाली जगह आपको मिल रहा है, नेजल कैविटी. नेजल कैविटी से आके हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? नेजोफेरिंग्स में. अब चिल्ड्रन, बस ये पाथवे आप नॉर्मली बस जान लो, उसके बाद एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे. ओके, सो नीजोफेरिंग से फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे ग्लॉटिस में. ग्लॉटिस से हम चले जाएंगे लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर आ जाएगा आपका ब्रोंकाइट्री, ब्रोंकाइट्री के बाद ब्रोंक्यूल्स, और फिर हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? एल्वियोलाई में. ओके, सो चिल्ड्रन, थोड़ा थोड़ा हम इन सब के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल क्या है, वो हमने देख लिया. नेजल पैसेज क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया. नेजल चैम्बर क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया. अब नेजोफेरिंग्स की बारी आई. यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि फेरिंग्स जो है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये देखो, ये है आपका फेरिंग्स. ओके, ये फेरिंग्स पार्ट है. मतलब नेजल कैविटी से होते हुए, नेजल चैम्बर से होते हुए मैं फेरिंग्स में आके पहुंच जाऊंगी. सो व्हाट इज फेरिंग्स? चिल्ड्रन, फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड एंड एयर. ओके, और विंड जिसे हम कहते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. सो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर. ओके, सो फेरिंग्स क्या है ना? फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है, मतलब वो बीच में दोनों को जोड़ रहा है. मतलब वीन का भी पाथवे और फूड का भी पाथवे, दोनों के बीच में लेरिंग्स जो मतलब सॉरी फेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट है. ओके, सो फेरिंग्स के भी तीन हिस्से होते हैं. अगर हम बहुत डिटेल थोड़ा सा जाए तो हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि फेरिंग्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि लेरिंगो फेरिंग्स, लेरिंग्स के थोड़ा सा पास रहेगा तो वो लेरिंगो फेरिंग्स हो गया. नाक के पास है, मतलब नेजल चैम्बर के पास है तो वो नेजो फेरिंग्स हो गया. ठीक है, और तो हमें जानना है यहाँ पे नेजल कैविटी पड़ रहा है तो जो फेरिंग्स उसके पास है नेजो फेरिंग्स हो गया. देन फ्रॉम द नेजो फेरिंग्स वी आर एंटरिंग इनटू ग्लॉटिस. अब ये ग्लॉटिस क्या होता है? देखो, see here children,
सपोज इफ दिस इज द विंड पाइप, अगर ये आपका विंड पाइप है, दिस इज द विंड पाइप, देन द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, मान लो कि द्वार, डोर, ओके, वो है आपका ग्लॉटिस। ओके, अब ये ग्लॉटिस को कवर करने के लिए भगवान ने एक ऐसा ढक्कन जैसा फ्लैप ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू दिया गया है हमें। ओके, ना व्हाट इज दिस, ना ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और कौन सा कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज बहुत तरह के होते हैं, ओके, जिसमें से एक है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ ये ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर, फ्लैप ऑफ स्ट्रक्चर, इसका काम क्या होता है, जब हम स्वेलो करते हैं, जब हम खाना निगलते हैं, स्वेलोइंग के टाइम पे गलती से विंड पाइप में फूड ना घुस जाए, इसकी जिम्मेदारी एपिग्लॉटिस की होती है। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। Okay, so what is the function of epiglottis? Now, during swallowing, it prevents the entry of food inside the windpipe. Okay, so very important function, and it is made up of elastic cartilaginous tissues that you should remember. Okay, so after glottis, now we are entering into the larynx. You all know children what is larynx? Larynx मतलब voice box. आपका जो आवाज निकल रहा है ना, वो because of larynx है। आपको पता है कि larynx के अंदर voice box है, एडम्स एप्पल जिसे कह रहे हैं, और इस वॉइस बॉक्स के अंदर गिटार के जैसे, गिटार में जैसे पतले पतले स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, एग्जैक्टली वेरी माइन्यूट स्ट्रिंग्स लाइक कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, और उनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, दे आर कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स। ओके, सो whenever you are producing sound, at that time what happens, these vocal cords are vibrated, then only we are producing sound। okay, so mostly in puberty you might have heard also, ये भी आप जानते हैं कि मेल के केस में ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ओके, सो लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी। जैसे लेरिंग्स हमारे केस में वॉइस बॉक्स है, लाइक फॉर अस, एग्जैक्टली इन बर्ड्स देयर इज ऑल्सो लेरिंग्स। आपने देखा होगा, सुना होगा, कुकू इतना मीठा गाना गाती है, ओके, वेरी स्वीट साउंड कुकू इज प्रोड्यूसिंग। सो मीन्स डिड यू एवर thought that how she is singing, Cuckoo is singing so melodious and beautiful voice, because she is also having, or the birds are also having, those who are singing, they are also having a type of organ just replica of your larynx। larynx के जैसा ही एक organ होता है जिसको हम syrinx कहते हैं। ओके, खैर ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया जो आपको जानकारी रखना है। अब लेरिंक्स से होते हुए मैं कहाँ पे पहुंच गई, ट्रैकिया में पहुंच गई। ओके, ट्रैकिया क्या है ना, जब हम बात करें, ये आप देख रहे होंगे, कैन यू सी, दिस इज द ट्रैकिया। सो व्हाट इज ट्रैकिया ना, ट्रैकिया इज वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पतला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, विच इज प्रेजेंट इन द मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज मिड थोरेसिक कैविटी? थोरेक्स, ये पूरा पार्ट, ये जो जिसके अंदर ट्रैकिया घुसा हुआ है, दैट पार्ट इज योर what, empty hollow area, so that area containing trachea is your thoracic area। okay, और वहां पे आपका thoracic cavity है, so it is present in the mid thoracic cavity। नीचे फिर lungs आ जाएगा जो कि pulmonary cavity के अंदर प्रेजेंट है। ओके okay? इस ट्रैकिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है, बिकॉज in NEET exam it is a very common question, that is at the level of fifth thoracic vertebrae। अब चिल्ड्रन आप सोच रहे होंगे कि ये वर्टिब्री क्या है, क्योंकि आपने अभी तक तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा नहीं, कि वहां पे मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रही हूँ और आपने ऑलमोस्ट समझा है कि वर्टिब्री क्या है। एक्चुअली वर्टिब्री क्या है, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम। आपने पढ़ा होगा वर्टिब्रल कॉलम, थोड़ा बहुत जानते हो, आपको सपोर्ट दे रहा है एक हड्डी का ढांचा, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर रखा है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे हड्डियां होती है जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। ओके, एंड दोज वर्टिब्रीज आर ऑफ वेरियस टाइप, जिसमें से वन इज सर्वाइकल, अदर इज थोरैसिक, देन लंबर,
सेक्रल, कॉकेक्स, ये वैरायटी होते हैं इसके, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें जानना क्या है कि उसमें जो एक टाइप है वो है आपका थोरैसिक वर्टिब्री, जो कि टोटल 12 नंबर में होता है। ओके, जब पीछे से अगर हम बात करें हमारे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो आप जानते हैं कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से वो सराउंडेड है। ओके, तो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट द ट्रैकिया इज हैविंग डिविजन्स, यहां से डिवीजन हो गया ट्रैकिया का। ओके, सो दिस फिफ्थ thoracic vertebrae causes the trachea to divide into left and right side, okay, which is associated with bronchi part, ठीक है, जो कि आपका कंडक्टिंग जोन का एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज और जानेंगे, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रैकिया। चिल्ड्रन, डोंट यू थिंक एयर इज एंटरिंग इनसाइड द ट्रैकिया? ओके, सो वी नीड टू बैलेंस द प्रेशर। ट्रैकिया कभी भी टूटता नहीं, फूटता नहीं, कोलैप्स नहीं होता, ऐसा क्यों? हालांकि हवा का प्रेशर है इतना ज्यादा, फिर भी ट्रैकिया नेवर कोलैप्स, व्हाई? Very interesting thing to know, children. If this is the trachea, just remember, then in that trachea you will see there is a C-shape incomplete cartilaginous ring, मतलब C अल्फाबेट का हमारे पास ऐसा C शेप, ओके, C शेप के इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ओके, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये देखिए, ये सब जो पार्टीशन है, ये जो ऐसे ऐसे लाइन बने हुए हैं, ये है आपके कार्टिलेज के रिंग्स। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सी शेप, और वो भी इनकम्प्लीट? कंप्लीट क्यों नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट रिंग्स? इनका काम होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को कोलैप्स होने से। ओके, इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। देन why not complete? देखिए बच्चों, there is a concept, you all know windpipe and your food pipe, they are parallelly present nearby to each other। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इस कार्टिलेजिनस रिंग को इनकम्प्लीट के बदले पूरा ढक देंगे, इफ वी विल कवर इट कंप्लीटली, देन व्हाट विल हैपन? डोंट यू थिंक द फूड पाइप और ईसोफेगस विल बी अफेक्टेड, और वहां से आपके फूड को पास होना है, जो कि पेरिस्टालसिस करते हुए जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि कितने होते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में उस नंबर को मेंशन नहीं किया गया है बच्चों, बट स्टिल, just for your knowledge I am telling, 16 to 20 cartilaginous rings are present. Okay, and it maintains the flexibility and it prevents the trachea from collapsing. Okay, then from this particular point after tracheal passage, फिर हम पहुंच जाएंगे into the bronchi tree. Okay, and from bronchi we will enter into bronchioles and then we will enter into alveoli. Now just have a look towards one picture so that और थोड़ा सा आप क्लियर हो पाएंगे कि व्हाट इज दैट ब्रोंकाई। देखिए, ये देखिए बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ओके, दिस फिगर, दिस इमेज इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एपिग्लॉटिस क्या होता है, लैरिंग्स क्या है, ठीक है, उससे पहले नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ये सब हमने डिस्कस किया। ओके, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये है आपका ट्रैकिया। ओके, और ये है आपके सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो एनसीईआरटी ने ड्रॉ किया है। सो दिस इज योर सी शेप incomplete cartilaginous rings. Okay, incomplete cartilaginous rings. ओके, क्लियर? नाउ प्लीज सी, ये ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे आके डिवाइड हो गया। ओके, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैन यू सी? क्योंकि आपके दो लंग्स हैं, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, तो यहां से वो डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। ओके, तो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड की, तो प्लीज सी, वो हम लंग्स पढ़ते वक्त बात करेंगे लंग्स के बारे में, बट अभी हम ब्रोंकाई फैमिली देख रहे हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे मार्क कीजिए, ये डिवाइड हो गया,
डिवाइड होने के बाद ये जो प्रोजेक्शन आया, द फर्स्ट वन, मतलब ट्रैकिया के बाद ये जो डिवीजन हुआ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, इसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से हम कहाँ चले जाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई पे चले जाएंगे। सेकेंडरी के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई पे चले जाएंगे। ओके, और फिर टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी भी होता है, एंड देन फाइनली वी विल एंटर इनटू ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मार्क नहीं किया है, डायरेक्टली एनसीईआरटी ने ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स दिखा दिया है, बट आई वांट टू शो यू वन इमेज सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी मच मोर क्लियर। ये देखिए, सी चिल्ड्रन, दिस इमेज, यहाँ पे देखिए आप। सो इफ यू विल सी दिस डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिया है, देन इमीडिएटली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंड दिस पार्ट, ये देखिए दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया टर्शरी। ओके, और फिर टर्शरी ब्रोंकाई के बाद शुरू होता है, मतलब इफ इट इज टर्शरी ब्रोंकाई, देन यहाँ से फ्रॉम हियर देयर इज इनिशिएशन ऑफ व्हाट, ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो देखिए सबसे पहला ब्रोंक्यूल जो टर्शरी ब्रोंकाई से इनिशिएट होगा वो है आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ओके, एंड देन फाइनली इनिशियल ब्रोंक्यूल जाके कहाँ टर्मिनेट होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मतलब इफ दिस इज द इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल फिर आगे जाके कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर फाइनली जाके एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि up to which level this cartilaginous rings are present. So please mark children, very very important point to mark, that these cartilaginous rings are present up to the initial bronchioles. Okay, initial bronchioles तक ही ये सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट नॉट इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, और फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ब्रोंक्यूल फैमिली, मतलब ब्रोंकाई ट्री। ठीक है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, देन वी विल एंटर इनटू एल्वियोलाई। ओके, अगर आप नाउ इफ यू विल फोकस इन दिस इमेज, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, इफ यू विल सी दिस डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, एंड आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ ये जो छोटे छोटे ऐसे ग्रेप्स जैसे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। चिल्ड्रन यू कैन विजुअलाइज, आप सबने ग्रेप्स खाया होगा, राइट? जस्ट इमेजिन दैट ग्रेप्स, ओके, एज योर एल्वियोलाई। वो छोटे छोटे अंगूर जो है एल्वियोलाई है, और आपने मार्क किया होगा दैट ग्रेप्स आर अटैच टू वंस, मतलब एक छोटा डाल के साथ अटैच होता है ना? तो वो क्या है आपका, वो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं। और थोड़े से डाल अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो वो ब्रोंकाई हो गया, है ना? तो जस्ट इमेजिन हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत कुछ चीजें हैं फॉर विजुअलाइजेशन, जिससे हम हमारे बायोलॉजी के टॉपिक को लिंक कर सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये है, ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर द एल्वियोलाई। सो व्हाट इज एल्वियोलाई? इट इज अ vascularized bag like structure, very important word of NCERT, vascularized bag like structure. Okay, vascularized bag like structure. Okay, so this is your alveoli. Now you must be wondering children कि why it is vascularized, क्योंकि इसमें रिच ब्लड सप्लाई होता है। ओके, इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, इसलिए इसको हम वेस्कुलराइज्ड कहते हैं। तो द क्वेश्चन इज, क्या हम डायरेक्टली टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहुंच जाएंगे एल्वियोलाई के अंदर? नहीं, देयर इज वन कॉन्सेप्ट विच इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, सो लेट मी क्लैरिफाई इट। जब हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच गए, आफ्टर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वी विल एंटर इनटू alveolar duct. Okay, this alveolar duct will then go to alveolar atria. ये थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है एल्वियोलाई का। ओके, ये एल्वियोलर एट्रिया जो है, ये एक चौड़ा होके एक थैली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम एल्वियोलर सैक कहते हैं। ओके, जो कि एल्वियोलाई का पार्ट है। मतलब ये अगर एल्वियोलाई है तो इसे हम एक बैग जैसा स्ट्रक्चर कह रहे हैं, सैक कह रहे हैं, है ना, जो कि एल्वियोलाई का पार्ट बन गया। ओके, सो अगर हम बात करें दोनों लंग्स की, तो आप याद रखिएगा बोथ लंग्स
Okay, both the lungs has 300 million alveoli. सोचिए बच्चों, कितना सारा एल्वियोलाई है, एंड दैट टू बोथ लंग्स 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट बनते हैं. फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दे आर इंपॉर्टेंट. Okay, so let me summarize what we had discussed till now so that I will proceed with the next topic. What is that? So, children, we had summarized till now the pathway, respiratory pathway. So, if we are saying about the respiratory pathway, then it starts with, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. इट स्टार्ट विथ व्हाट? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी? नेजल पैसेज में. नेजल पैसेज से कहाँ पहुंच जाऊंगी? नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर से नेजोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स से फिर कहाँ पहुंच जाऊंगी? ग्लॉटिस से होते हुए लेरिंग्स में पहुंच जाऊंगी. लेरिंग्स को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस बताया आपको, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर. ओके, देन फ्रॉम दैट लेरिंग्स आई विल एंटर इनटू ट्रैकिया. In trachea, I told how at the fifth thoracic vertebrae it is dividing into left and right primary bronchi, and it is having C-shaped cartilaginous rings, incomplete rings made up of elastic cartilage. Then the trachea will enter into bronchi family, where we have primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, and then we have bronchioles. That is initial and terminal bronchioles. And then we will enter into alveolar duct. From alveolar duct to alveolar sac, which is a part of alveoli. Okay. So I want everybody कि आप यहाँ तक एक बार रिवाइज करें, और इस पाथवे को आप बिना देखे एक बार फ्लो चार्ट बनाकर लिख लें, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि रेस्पिरेटरी पाथवे कैसे प्रोसीड होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर लंग्स से कंटिन्यू करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स बिकॉज इट इज द मेजर पार्ट. ओके, सो थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.